हमने तुमको पहली बार भी तो पैदा किया है, तो तुम दोबारा उठने को क्यों सच नहीं समझते? देखो तो कि जिस नुत्फे को तुम डालते हो, क्या तुम उससे इंसान को बनाते हो या हम बनाते हैं? हमने तुम्हारे लिए मौत को मुकर्रर कर दिया है और हम इस बात से आजिज नहीं कि तुम्हारी तरह के और लोग तुम्हारी जगह ले आएं और तुमको ऐसे आलम में जिसको तुम नहीं जानते पैदा कर दें। और तुमने पहली पैदाइश तो जान ही ली है, फिर तुम सोचते क्यों नहीं? भला देखो तो कि जो कुछ तुम बोते हो तो क्या तुम उसे उगाते हो या हम उगाते हैं? अगर हम चाहें तो उसे चूरा चूरा कर दें, सो तुम बातें बनाते रह जाओ कि हाय हम तो तावान में फंस गए, बल्कि हम बेनसीब रह गए। भला देखो तो कि जो पानी तुम पीते हो, क्या तुमने उसको बादल से नाजिल किया है या हम नाजिल करते हैं? अगर हम चाहें तो हम उसे खारी कर दें, फिर तुम शुक्र क्यों नहीं करते? भला देखो तो जो आग तुम दरख्त से निकालते हो, क्या तुमने उसके दरख्त को पैदा किया है या हम पैदा करते हैं? हमने इसे याद दिलाने और मुसाफिरों के बरतने को बनाया है। तो ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करो, सो हमें तारों की मंजिलों की कसम, और अगर तुम समझो तो ये बड़ी कसम है कि ये बड़े रुतबे का कुरान है जो किताब महफूज में लिखा हुआ है। इसको वही हाथ लगाते हैं जो पाक हैं। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से उतारा गया है। क्या तुम इस कलाम के मानने में देर करते हो और अपना वजीफा यह बनाते हो कि इसे झुटलाते रहते हो? फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो, तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते? फिर अगर वो अल्लाह के मुकर्रबों में से हुआ तो उसके लिए आराम और रोजी और नेमत के बाग होंगे, और अगर वो दाएं हाथ वालों में से हुआ तो कहा जाएगा कि तुझ पर दाहिने हाथ वालों की तरफ से सलाम। और अगर वो झुटलाने वाले गुमराहों में से हुआ तो उसके लिए खौलते पानी की ज़ियाफत होगी और जहन्नम में दाखिल किया जाना। ये बात वाकई यकीनी है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार अजीम के नाम की तस्बीह करते रहो। अब रेस्पिरेटरी मीडियम की अगर हम बात करें तो जो एक्वेटिक हैं एनिमल्स, कुछ एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनके अंदर वाटर होता है रेस्पिरेटरी मीडियम, जबकि जो एनिमल्स ज़मीन के ऊपर हैं, इसके अलावा जो प्लांट्स हैं ज़मीन के ऊपर, उनके लिए जो मीडियम है वो एयर है। अगेन गैस एक्सचेंज की जब भी बात होगी तो दो मीडियम के दरमियान में होगी। तो एक्वेटिक एनिमल के अंदर जो मीडियम हो गया वो ब्लड और वाटर है, ठीक है, वाटर और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज हो रहा है, जबकि जो एनिमल्स ज़मीन पे हैं उनके अंदर ब्लड और एयर है। इन दो मीडियम के दरमियान गैसेस एक्सचेंज हो रही है। अच्छा, अब दोनों मीडियम जो हैं, एक वाटर है और एक एयर है, क्योंकि बाकी ब्लड जो है वो दोनों में कॉमन है, तो दोनों मीडियम जो है उनके अंदर जो ऑक्सीजन की परसेंटेज है वो कम है। तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन अगर आप देखें वाटर के अंदर तो वो 5% है, यानी हर 100 मॉलिक्यूल जो है वाटर के, उसके अंदर 5% जो है वो आपके पास ऑक्सीजन होगी, या हर 100 हिस्सों में से जो 5% जो है वो ऑक्सीजन है और बाकी जो 95 है वो आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। जबकि एयर के अंदर जो परसेंटेज है वो 21% है। तो अगर सवाल पूछा जाए कि किस मीडियम के अंदर रेस्पिरेटरी जो गैस एक्सचेंज है वो आसान होगा, तो जिस मीडियम के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन है वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना जो है वो ज़्यादा आसान होता है। तो एयर के अंदर जो है, एयर जो है वो बेटर रेस्पिरेटरी मीडियम है वाटर के मुकाबले में, बिकॉज एयर के अंदर जो परसेंटेज ऑक्सीजन की वो ज़्यादा है। अच्छा, गैस एक्सचेंज करने के लिए आपको ऑब्वियसली कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सरफेस चाहिए। प्लांट्स के अंदर हमने देखा था कि प्लांट्स में जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन जो है वो रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे वर्क कर रही है। यानी जो स्टोमेटा है, ये हमारे पास ओपनिंग है जिसको आप स्टोमेटा का नाम देते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आई तो जो सेल की सरफेस होगी, जिस भी सेल से वो टकराएगी उस सेल की सरफेस के थ्रू जो है वो अंदर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड इसी के थ्रू बाहर आएगी। तो यही रेस्पिरेटरी सरफेस थी। एनिमल्स में कुछ एनिमल्स जो यूनिसेलुलर होते हैं उनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, सेल की मेम्ब्रेन होती है, जैसे कि अमीबा है, तो उसके अंदर अमीबा है या जो भी प्रोटोजोआ है जो कि यूनिसेलुलर एनिमल लाइक ऑर्गेनिजम्स है, जिसमें अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम है, तो ये सारी जो है इनके अंदर कोई बॉडी तो है नहीं, ना कोई सिस्टम है, तो इनके अंदर सेल की जो मेम्ब्रेन होती है वही बिहेव करती है रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे, उसी के थ्रू गैस अंदर आती है और बाहर जाती है। जबकि जो बड़े एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कोई ना कोई सरफेस ऐसी होती है जो खाली इसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे हमारे पास जो एल्वियोलाई हैं
जो एल्वियोलाई हैं, उन एल्वियोलाई की जो सरफेस है वो इसी काम के लिए इस्तेमाल होती है, उसका कोई और पर्पस नहीं है। तो जो बड़ा एनिमल होता है, जो बड़ा ऑर्गेनिज्म होता है, उनके अंदर सिस्टम्स होते हैं और हर सिस्टम का एक अलग फंक्शन होता है और हर सिस्टम के अंदर कोई ऐसा पार्ट होता है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो फंक्शन जो है वो आपके एल्वियोलाई परफॉर्म कर रहे हैं। अब किसी भी सरफेस को आप रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब वो जो है वो कुछ मयार पर पूरा होता है। तो ये कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो देखी जाती हैं रेस्पिरेटरी सरफेस को डिफाइन करने के लिए। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि उसे थिन होना चाहिए। जाहिर है किसी चीज़ ने अगर क्रॉस करके जाना है इधर से इधर और इधर से इधर, तो वो तभी जा सकती है जब इसकी थिकनेस जो है वो मिनिमम होगी। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक होगी तो उतनी ही प्रॉब्लम होगी गैसेस को मूव करने के लिए। तो रेस्पिरेटरी सरफेस का थिन होना जो है वो लाजमी है। सेकंड, रेस्पिरेटरी सरफेस जो है वो वेट होनी चाहिए। जो ड्राई सरफेसेस होती हैं उनके थ्रू गैसेस का मूव करना जो है, मॉलिक्यूल्स का मूव करना डिफिकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू द वेट सरफेस। तो जो भी रेस्पिरेटरी सरफेस है उसको किसी ना किसी तरीके से गीला होना चाहिए, उसको वेट होना चाहिए। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, उसे परमिएबल होना चाहिए। अब एक सरफेस है जो कि थिन भी है और जो वेट भी है, बट वो ऑक्सीजन को गुजरने की इजाज़त ही नहीं दे रही। यानी ऑक्सीजन जो है किसी भी वजह से, उसका साइज़ है, ऑक्सीजन के उसके अंदर इतने स्मॉल पोर्स हैं ही नहीं कि ऑक्सीजन जो है वो इतने बड़े पोर्स हैं ही नहीं कि जो ऑक्सीजन है वो मूव कर सके। तो अब ये परमिएबिलिटी का मैटर आ गया। तो परमिएबल जब तक कोई सरफेस नहीं होगी वो रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर बिहेव नहीं कर सकती। तो जो भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है, अगर इनको गुजरने की ये सरफेस इजाज़त देती है, इन दोनों गैसेस के लिए परमिएबल है, तब वो रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर बिहेव कर सकती है। फोर्थ जो है वो ये है कि इट शुड बी लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। यानी जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी जितनी भी बड़ी है उसके मुकाबले में जो रेस्पिरेटरी सरफेस है उसे बड़ा होना चाहिए। यानी अगर हम बात करें, एक सेल है हमारे पास, ये अमीबा है, ठीक है, तो अमीबा का जितना भी ये बॉडी है इसकी, उसके मुकाबले में जिस सरफेस के थ्रू रेस्पिरेशन हो रही है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, उसको इसकी बॉडी के मुकाबले में बड़ा होना चाहिए। इसको हम कहते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। तो अगर आप देखें तो ये पूरी साइड, ये पूरी साइड, ये पूरी साइड और ये पूरी साइड, ये चारों जो हैं ये रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर बिहेव कर रही हैं। तो अगर आप इसे कंपेयर करें, इसका वॉल्यूम अगर आप निकालें तो वो इसकी बॉडी के वॉल्यूम के मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो इसे हम कहते हैं सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। तो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। ह्यूमन की अगर हम बात करें, मैं एक पेज पे बनाता हूँ। अच्छा, ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो है वो ये ट्रेकिया मौजूद है। ट्रेकिया डिवाइड होता है, ब्रोंकाई बनाता है, ठीक है, और ब्रोंकाई आगे जाके फर्दर डिवाइड होते हैं और वो ब्रोंकियोल्स बनाते हैं और उसके एंड के ऊपर जो है हमारे पास एल्वियोलाई मौजूद होता है। अब एक इंसान जो है वो बहुत बड़ा सा है, ठीक है, ये बॉडी है उसकी। तो एक इंसान जो है वो इतना बड़ा सा है और उसके मुकाबले में जो एल्वियोलाई है वो बहुत स्मॉल है। तो अगर आप एक सिंगल एल्वियोलाई को देखेंगे तो जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशो है वो बहुत कम है। लेकिन अगर तमाम एल्वियोलाई को मिला दें, यानी इधर वाले एल्वियोलाई को भी मिला दें, इधर वाले को भी मिला दें और दोनों लंग्स के अंदर जितने भी एल्वियोलाई हैं उनको मिला दें, तो ये बहुत बड़ा सरफेस एरिया बनता है हमारी पूरी बॉडी के मुकाबले में, ठीक है। तो लार्ज हमारा सरफेस एरिया भी अगर आप एल्वियोलाई के लेवल पे, एक एल्वियोलाई के लेवल पे देखेंगे तो कम है, लेकिन अगर तमाम को मिलाकर देखेंगे तो हमारा सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो रेस्पिरेटरी सरफेस जो भी है उसके लिए लाजमी है कि उसके अंदर ये चारों प्रॉपर्टीज़ हो। उसे थिन होना पड़ेगा, उसे थिन होना पड़ेगा, उसे वेट होना पड़ेगा, परमिएबल होना चाहिए और सरफेस एरिया जो है उसका वो वॉल्यूम के मुकाबले में ज़्यादा होना चाहिए। ना प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो ये वही बात है जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी कि जो प्रोपोर्शन है रेस्पिरेटरी सरफेस की, उसको थोड़ी सी एग्जांपल दी हुई है कि इंसानों के अंदर अगर आप देखें तो बॉडी के मुकाबले में जितना सरफेस एरिया हमारा बॉडी का है उसके मुकाबले में जो हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस है वो 20 टाइम्स है। यही अगर तमाम एल्वियोलाई को मिला दें तो आप उन एल्वियोलाई से इंसान की बॉडी को जो है वो 20 टाइम्स कवर कर सकते हैं। जो हमारी सरफेस है उसको आप 20 टाइम्स जो है वो कवर कर सकते हैं। अब लार्ज सरफेस एरिया का फ़ायदा ये होता है कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है वो अलाउ करता है कि जो डिफ्यूजन हो रहा है या जो एक्सचेंज हो रहा है, यानी ऑक्सीजन एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड दूसरी जगह से मूव करके एक जगह आ रही है, तो ये फास्टर रेट के ऊपर हो सके, यानी बहुत स्पीड के ऊपर हो सके। तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्म की जितनी ज़्यादा बॉडी होगी उतनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीजन की डिमांड होगी और उतनी ज़्यादा उसकी कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होगी। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा जो है एफिशिएंट ये प्रोसेस होगा और उतना जो है वो बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड से जान जो है वो छुड़ा सकता है। तो ये था एनिमल से रिलेटेड।
ये जो है ये एल्वियोलाई है। इनको अगर आप देखें, ये एक छोटा सा जो आपको नज़र आ रहा है ये एक एल्वियोलाई है, और इस एल्वियोलाई के अराउंड जो है ये ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। तो जो रेड वाली ब्लड वेसल्स हैं उनके थ्रू उनके थ्रू ब्लड आता है। और मज़े की बात यह है कि ये है तो आर्टरी की ब्रांच, लेकिन इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये पल्मोनरी आर्टरी की ब्रांचेज हैं यहाँ पे। तो इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और फिर वो यहाँ से जो ऑक्सीजन है उसे पिक करने के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के बाद इस ब्लू वाली जो वेसल है उसके अंदर चला जाता है। ये पल्मोनरी वेन की ब्रांचेज होती हैं, लेकिन इनमें ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है। नाउ एनिमल से रिलेटेड और डिटेल नहीं है इसके अंदर, बट गैस एक्सचेंज ह्यूमन से रिलेटेड जो है वो डिटेल में शायद दिया हुआ है इसमें, तो वो देख लेते हैं। इंसानों के अंदर जो प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, उसके अंदर ब्रीदिंग है, फिर गैस एक्सचेंज है, और उसके बाद सेलुलर रेस्पिरेशन। ये मैंने बहुत स्टार्ट के अंदर समझाया था कि ब्रीदिंग का मतलब ये है वो इन एंड आउट ऑफ एयर है, ठीक है, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर यानी हवा से हमारे अंदर जो एयर आई हमारी बॉडी के अंदर, और जो हमारी बॉडी है उससे जो है वो एयर के अंदर गई, तो ये ब्रीदिंग है। उसके बाद जब वो एल्वियोलाई तक पहुंचती है यानी इस लेवल तक पहुंचती है, तो यहाँ पे ये दूसरा वाला प्रोसेस होता है जिसको आप गैस एक्सचेंज कहते हैं। ये होता है एयर और ब्लड के दरमियान में, ठीक है, एयर और ब्लड के दरमियान में गैस एक्सचेंज होता है। और अब जो ये ऑक्सीजन ब्लड के अंदर आ गई है, अब इसने जाना है तमाम सेल्स के अंदर, और वहाँ पर जाकर जो फूड है उसे तोड़ा जाएगा, जो ग्लूकोज है उसको तोड़ा जाएगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस से एनर्जी निकाली जाएगी। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ओवरऑल रेस्पिरेशन के अंदर ये 3 प्रोसेसेस हैं। पहले ब्रीदिंग होती है यानी एयर आपकी बॉडी में जाती है, फिर गैस एक्सचेंज होता है जब एयर जो है वो एल्वियोलाई तक पहुंच जाती है, और वहाँ से कुछ मॉलिक्यूल्स एयर में से मूव करके चले जाते हैं ब्लड के अंदर, और कुछ ब्लड में से मूव करके आ जाते हैं एयर के अंदर। फिर वही एयर जो है जो लंग्स में मौजूद थी अब वो बाहर आ गई, तो यहाँ पर ब्रीदिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एयर का अंदर जाना और बाहर आना ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है, इसको वेंटिलेशन भी कहता है, ठीक है, इसको वेंटिलेशन भी कहता है। उसके बाद गैस एक्सचेंज भी हो गया, और फिर जाके सेलुलर रेस्पिरेशन हो गया। तो दूसरे टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स वो होते हैं कि जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम है, तो हम भी वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बॉडी के इनसाइड है, यानी कुछ एनिमल्स के अंदर ऐसा होता है कि जो उनकी बॉडी की सरफेस होती है, जैसे अर्थवर्म है, तो अर्थवर्म के अंदर जो उसकी स्किन है वही रेस्पिरेटरी सरफेस है, उसी के थ्रू गैस एक्सचेंज होता है। लेकिन हमारे अंदर स्किन के थ्रू नहीं होता, हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो बॉडी के अंदर मौजूद है, और उसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, जो कि लंग्स के अंदर जो है वो मौजूद होती है। तो ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो कि डिफाइन किया जा रहा है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। यानी यूजुअली ऐसा होता है कि जहाँ से एयर अंदर जा रही है वहाँ से फाइनल डेस्टिनेशन तक जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है, लेकिन ये उल्टा है। ये एयर जब बाहर आती है तो जहाँ से आती है वहाँ से लेकर एंड तक डिस्क्राइब किया गया। तो लंग्स पहले हैं, उसके बाद जो है वो ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स ट्रैकिया है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एक पेयर्ड लंग्स है। पेयर्ड का मतलब 2 मौजूद हैं। एक जोड़ी लंग्स की मौजूद है जो कहाँ मौजूद है, थोरेसिक कैविटी है जिसे चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, जिसमें हार्ट भी मौजूद होता है। तो ये लंग्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, और उसके बाद एयर पैसेज वे है जो कि पूरा पाथवे है कि जिसके अंदर कोई एक्सचेंज नहीं होता, जिसका काम सिर्फ और सिर्फ पहुंचाना है। यानी एयर जब एंटर हो गई, एयर जब आपकी बॉडी में एंटर हो गई, तो जिस हालत में एयर एंटर हुई है, यानी जो जो मॉलिक्यूल्स उसके अंदर मौजूद थे, जितने ऑक्सीजन जितना कार्बन डाइऑक्साइड, इस एयर पैसेज वे के अंदर उसमें कोई चेंज नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे एक्सचेंज नहीं हो रहा। जब वो लंग्स के अंदर पहुँचती है तो लंग्स के अंदर जो एल्वियोलाई हैं यहाँ पर उसकी जो कंपोजिशन है उसके अंदर चेंज आता है, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसमें से कम हो जाते हैं क्योंकि वो खून में शामिल हो जाते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाते हैं क्योंकि वो खून से लंग्स में एयर में शामिल हो जाता है। तो लंग्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब किया गया है कि ये सॉफ्ट है, स्पंजी है। तो ये कोई हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये स्पंजी है। लेकिन जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर चूँकि जो पार्टिकल्स हैं वो जमा हो रहे होते हैं लंग्स के अंदर, तो वो सॉफ्ट भी नहीं रहते और वो स्पंजी भी नहीं रहते, और वो पिंकिश भी नहीं रहते, वो ब्लैकिश हो जाता है। तो नॉर्मली ये सॉफ्ट है, स्पंजी है, दैट इज़ वाई ये इलास्टिक भी होते हैं, दैट इज़ वाई ये स्ट्रेच होते हैं जब हवा अंदर जाती है। ये पिंकिश है अपीयरेंस में, ये रैप्ड है, इनके ऊपर 2 कवरिंग चढ़ी होती है, वो जो हमारे यहाँ होता है कि शापर डबल कर दो, तो वही जो है वो लंग्स के अंदर भी है कि इनके ऊपर 2 जो है वो कवरिंग्स हैं जिनको हम प्लूरा कहते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। तो ये अगर हमारे पास लंग है एक, ठीक है, तो इसके ऊपर बिल्कुल इसके साथ साथ एक लेयर होगी, इसके ऊपर इस तरह से एक लेयर चढ़ी हुई होगी, ठीक है, और एक और लेयर होगी, इसको हम बनाते हैं इससे, एक और लेयर होगी जो थोड़ा सा दूर होगी, क्योंकि इन दोनों लेयर्स के दरमियान में एक फ्लूइड होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड का नाम देते हैं, ठीक है।
तो इस तरह से लंग्स जो है वो कवर्ड होते हैं इन दो मेम्ब्रेन से, जिनको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इन प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान में एक स्पेस होती है और उस स्पेस के अंदर प्लूरल फ्लूइड होता है जो कि लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट करता है, क्योंकि जाहिर है लंग्स जो है वो एक मशीन की तरह है, इनका साइज़ बड़ा हो रहा है फिर दोबारा साइज़ छोटा हो रहा है, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है, जिसको रिड्यूस करने के लिए ये जो प्लूरल फ्लूइड है ये काम आता है। तो इससे ये होता है कि ब्रीदिंग का जो मूवमेंट है, ब्रीदिंग का जो वर्क है वो आसान हो जाता है। अच्छा, लंग्स की प्रोटेक्शन के लिए भी जो है वो इंतज़ाम है। एक बोनी केज है, ठीक है, जो कि बना हुआ है हमारे पास 12 पेयर्स ऑफ रिब्स है और एक सेंटर वाली बोन होती है जिसको हम स्टर्नम का नाम देते हैं। तो यहाँ पर गिवन नहीं है, मैं बना देता हूँ। तो ये हमारे पास सेंटर के अंदर ये एक बोन होती है, ठीक है, ये स्टर्नम है और इससे इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ जो है वो रिब्स निकल रही होती हैं। तो 12 जो है वो राइट साइड पे होती हैं और 12 जो है वो लेफ़्ट साइड पे होती हैं। तो टोटल 24 होती हैं और एक जो है ये स्टर्नम है। तो ये टोटल 25 हड्डियाँ हैं जो कि फ्रंट से जो लंग्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही होते हैं। और पीछे जो है ये वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसके अंदर छोटी छोटी जो है वो वर्टिब्री मौजूद होती हैं, इस तरह की ये वर्टिब्री मौजूद होती हैं एक के ऊपर एक, और ये पूरा एक कॉलम बनाती हैं, ठीक है, ये पूरा वर्टिब्रल कॉलम है जिसे बैकबोन भी कहते हैं। तो पीछे से जो है ये प्रोटेक्शन है और फ्रंट से जो है वो रिब्स और स्टर्नम। अच्छा, रिब्स जो है ये अटैच होती हैं विद द इंटरकॉस्टल मसल। एक्चुअली रिब्स नहीं अटैच होती इंटरकॉस्टल मसल से, मसल जो है वो आकर अटैच होता है बोन से। तो बोन तो अपनी जगह है, जो बोन्स है, जो रिब्स हैं उनके दरमियान में जो है ये इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं और ये भी जो गैस जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है उसके अंदर ये इंटरकॉस्टल मसल्स वर्क करते हैं। लोअर पार्ट जो है थॉरक्स का, ये पूरी जो कैविटी है ये थॉरक्स है, ये पूरी कैविटी जो है ये थॉरक्स है। तो इस थॉरक्स के अंदर ये दोनों लंग्स मौजूद हैं। राइट साइड पे ये वाला लंग है, लेफ्ट साइड का जो लंग है उसके अंदर ये निशान होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट मौजूद होता है। और इधर ये जो है हमारे पास सेंटर में यहाँ पे बोन होती है जिसको आप स्टर्नम का नाम देते हैं और इससे यहाँ पे ये रिब्स निकल रही होती हैं, ठीक है, ये इसको फ्रंट से प्रोटेक्ट करती है। पीछे से वर्टिब्रल कॉलम होता है। लोअर पार्ट ऑफ थॉरक्स का मतलब इसकी बात हो रही है यहाँ पे, ये जो आपको मसल नज़र आ रहा है लंग्स के नीचे, इसको हम डायफ्राम का नाम देते हैं। तो ये एक शीट है मसल की जिसको आप डायफ्राम का नाम देते हैं। ये इसको सेपरेट करती है चेस्ट कैविटी को, ये ऊपर वाली कैविटी को सेपरेट करती है नीचे वाली कैविटी से जिसमें आपका स्टमक वगैरह होता है। यहाँ पे आपका स्टमक होता है, ठीक है, और लिवर वगैरह होता है यहाँ पे। तो वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है और जो हार्ट और लंग्स है ये थोरेसिक कैविटी में या चेस्ट कैविटी में। तो दरमियान में जो दीवार है वो ये डायफ्राम है। डायफ्राम जो है ये अटैच होता है, इसके ऊपर जो है ये बैठे हुए होते हैं लंग्स और इनसे ये अटैच होता है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो हम सांस लेते हैं उसके अंदर सबसे मेन मसल जो है वो डायफ्राम होता है। डायफ्राम जो है अगर पैरालाइज हो जाए या डायफ्राम अगर काम ना करे तो पेशेंट की डेथ हो जाती है ना। तो डायफ्राम जो है इसे सेपरेट करता है एब्डोमिनल कैविटी से। हर लंग के अंदर जो है वो मिलियंस ऑफ स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो अगर आप देखें एल्वियोलाई एक जो है एल्वियोलस सिंगल जो है वो बज़ाहिर बहुत छोटा सरफेस है, लेकिन अगर आप इन मिलियन ऑफ एल्वियोलस को मिला दें तो उससे इतनी बड़ी सरफेस एरिया बनता है जो कि 20 टाइम्स बॉडी को कवर कर सकती है। तो हर एल्वियोलस जो है वो बिहेव करता है एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक पाउच है जो कि माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एल्वियोलस और इसके अराउंड जो है वो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, इसके अराउंड ये ब्लड वेसल्स होते हैं। इसके ऊपर भी होती है, मैं सिर्फ अराउंड बना रहा हूँ इधर, ठीक है। ये ब्लड वेसल, ये ब्लू वाली हो गई जो वेन में शामिल हो जाएगी और चूंकि रेड से नहीं बना सकता तो मैं इससे बना रहा हूँ, ये ब्राउन में बना रहा हूँ जो कि आर्टरी की होती है। तो यहाँ से ब्लड आएगा, ठीक है, इस पूरे पाथवे में एक्सचेंज होगा और यहाँ से ये वापस चला जाएगा। तो एल्वियोलस जो है इट इज़ मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सेल, ठीक है, वन सेल नहीं है। माइक्रोस्कोपिक होने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि खाली एक सेल हो, ये वन लेयर ऑफ सेल से बने होते हैं। एक लेयर जो है वो सेल्स की मौजूद होती है, इसके अंदर पूरी लेयर होती है, खाली एक सेल नहीं होता। अच्छा, इसके बाद ये इनक्लोज होता है कैपिलरी नेटवर्क में। तो ये जो मैंने बनाया है ये तो बहुत सिंपल सा बनाया है, लेकिन इसके चारों तरफ जो है वो कैपिलरी नेटवर्क बिछा हुआ होता है। हर एल्वियोलस के अंदर जो है वो गैस एक्सचेंज हो रहा होता है किन दो मीडियम के दरमियान में, एयर और ब्लड के दरमियान में। अच्छा, इसके बाद एयर पैसेज वे की अगर हम बात करें तो अब ये पैसेज इन्होंने स्टार्ट किया है ऊपर से, ठीक है। ऊपर से अगर आप चलें तो सबसे पहले हमारे पास ये नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है। नॉस्ट्रल्स जो हैं ये ओपनिंग्स हैं जिनके ज़रिए हवा अंदर जाती है। उसके बाद ये नोज़ है, तो नोज़ के अंदर एक कैविटी होती है जो कि नेज़ल कैविटी होती है और इसकी जो ओपनिंग्स हैं वो नॉस्ट्रल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह है कि जो कमरा है
वो नेज़ल कैविटी है, नोज़ के अंदर जो कमरा है वो नेज़ल कैविटी है, और उसका जो दरवाज़ा है वो नॉस्ट्रल्स है। सो नॉस्ट्रल्स हैं, फिर नोज़ है, उसके बाद जो है वो फेरिंग्स आता है, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स आता है। फेरिंग्स जो है ये कॉमन पैसेज है, इसके बाद आगे जाके 2 डिवीजन्स होती हैं। अच्छा, यूजुअली लोग जब 2 डिवीजन्स बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। ये फेरिंग्स हो गया और उसके बाद ये 2 डिवीजन्स हो गई, और वो कहते हैं कि जो लेफ़्ट पे है ये चूँकि मेरा लेफ़्ट है, अच्छा इसका अगर हम देखें तो ये राइट है इस बंदे का और ये लेफ़्ट है, तो वो कहते हैं जो राइट पे है वो ट्रैकिया है और जो लेफ़्ट पे है वो इसोफेगस है, यानी खाने का पाइप है। ऐसा नहीं होता, ये अगर ये वाली डायग्राम बनाने हैं तो इसका मतलब बंदे को साइड में रख के, यानी इसको अगर मैं घुमा दूँ और फिर इसका ये सिस्टम देखूँ तब मुझे ऐसा नज़र आएगा, जबकि एक्चुअली फ्रंट से अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैकिया फ्रंट पे होता है। 2 डिवीजन्स जो बनती हैं वो राइट और लेफ़्ट नहीं बनती, वो फ्रंट एंड बैक बनती हैं। तो जो डिवीजन ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स की जो डिवीजन आगे की तरफ बनेगी यानी रिब्स की तरफ बनेगी वो ट्रैकिया होता है, और जो पीछे की तरफ बनेगी, जो वर्टिब्रल कॉलम की तरफ बनेगी वो इसोफेगस होता है। तो ये जो डायग्राम बनती है ये पेशेंट इस तरह से होता है, पेशेंट क्या जो भी बंदा है वो टेढ़ा खड़ा होता है, ठीक है, इस तरह से खड़ा होता है। अगर फ्रंट से खड़ा हुआ है तो हम कहेंगे कि जब फेरिंग्स डिवाइड होता है तो एक आगे की तरफ ब्रांच बनती है, एक आगे की तरफ पैसेज वे जाता है जो ट्रैकिया होता है, और एक पीछे की तरफ पैसेज वे जाता है जो इसोफेगस होता है। तो जो आगे की तरफ है उसमें ट्रैकिया से ऊपर एक अदद स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लैरिंग्स का नाम देते हैं। ये लैरिंग्स जो है इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनसे हमारी आवाज़ बनती है, जब हवा बाहर जाती है तो इन वोकल कॉर्ड्स के ज़रिए जो है वो साउंड प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ट्रैकिया है, ट्रैकिया आगे जाके 2 पाइप्स में डिवाइड हो जाता है, एक राइट लंग के लिए एक लेफ्ट लंग के लिए, उनको हम ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर ब्रोंकाई आगे जाके फर्दर डिवाइड होते हैं, उनको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, और ये होते होते फाइनली कहानी जाती है एल्वियोलाई तक। तो नॉस्ट्रल्स में बता चुका हूँ, ये ओपनिंग्स हो गई। अच्छा, नॉस्ट्रल्स के बाद डायरेक्ट ट्रैकिया आ गया है, तो बीच में उन्होंने फेरिंग्स लैरिंग्स सब काट दिया। उसके बाद ब्रोंकाई हैं जो बड़े पाइप्स होते हैं, उसके बाद ब्रोंक्यूल्स हैं। तो आउटसाइड एयर जो है हमारे पास वो इन्वायरमेंट से एंटर होगी हमारी बॉडी के अंदर, किसके ज़रिए, जो नॉस्ट्रल्स हैं उनके ज़रिए, और किस में जाएगी, नेज़ल सैक्स में। अब सैक्स क्यों कहा है, उसका रीज़न ये है कि जो नोज़ है उसके दरमियान में एक हड्डी होती है, तो राइट ये नॉस्ट्रल है, ये नॉस्ट्रल है, ठीक है, ये पूरी नोज़ हो गई, ये नॉस्ट्रल है, ये नॉस्ट्रल है, तो अंदर भी इस तरह से 2 कैविटीज़ होती हैं, तो वो नेज़ल सैक हो गए। अच्छा, इसके अलावा जितना भी पैसेज है हमारे पास जिसके थ्रू एयर ने गुजर कर जाना है, उसकी कुछ खासियत है। वो खासियत यह है कि उसके अंदर एक ऐसे सेल्स होते हैं जो कि म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस एक मटेरियल होता है, इसका काम होता है जो भी हमारे पास पैसेज है उसको गीला रखना, और इसके अलावा इसका काम होता है जो एयर है उसको ह्यूमिडिफाई करना, यानी उसको भी गीला करना ताकि वो ड्राई एयर ना हो। और तीसरा, इसके अंदर ये स्टिकी होता है, तो इसके अंदर जो भी एयर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ज़र्रात होते हैं, वो जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको जो है ये ट्रैप कर लेता है। तो म्यूकस सीक्रेटिंग ऐसे सेल्स हैं जो म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और सीलिएटेड होते हैं। सीलिएटेड का मतलब ये है कि ये सेल है, इसके ऊपर बारीक बारीक हेयर लाइक इस तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, इनका काम भी यही होता है, ये ट्रैप करते हैं, फिल्टर करते हैं। अच्छा, नोज़ के अंदर या नेज़ल कैविटी के अंदर जो इंटरनल सरफेस होती है वो ब्लड कैपिलरीज से रिच होती है, यानी आपकी नोज़ के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो बहुत ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि उनमें से जब ब्लड गुजरता है तो ब्लड में हीट होती है, तो इन ब्लड कैपिलरीज के साथ साथ जब एयर गुजरती है तो वो हीट जो है वो एयर के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से एयर ठंडी से गर्म हो जाती है। अच्छा, इसके अलावा जो हेयर है नेज़ल सैक के अंदर, और इसके अलावा जो सीलिएटेड एपिथेलियल लाइनिंग है जो मैंने बताया, इनका काम क्या होता है, ये एयर को क्लीन करते हैं। कैसे? ट्रैप करते हैं डस्ट को भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी, जर्म्स को भी। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि जो लंग्स तक या एल्वियोलाई तक जो एयर जाती है वो क्लीन होती है, और वो डस्ट से भी क्लीन होती है और वो जर्म से भी क्लीन होती है। ओके, उसके बाद आता है, वैसे तो जो नोज़ है, नेज़ल कैविटी है, तो एक तो उसकी बाहर वाली ओपनिंग थी, ठीक है, एक उसकी बाहर वाली ओपनिंग थी, यानी अगर मैं साइड से देख रहा हूँ बंदे को, तो एक तो ये ओपनिंग थी, ठीक है, इसके थ्रू एयर एंटर हुई। एक फिर अंदर ओपनिंग्स होती हैं, तो वो इंटरनल नॉस्ट्रल्स होते हैं। उनके बाद फेरिंग्स आता है, तो वो सब स्किप कर दिया। फेरिंग्स के बाद जो है वो रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर लैरिंग्स आता है, और उसके बाद ट्रेकिया आता है। तो इंटरनल ओपनिंग्स जो है, नेज़ल सैक की जो इंटरनल ओपनिंग है वो एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर एंटर होती है, जिसको आप ट्रेकिया कहते हैं। और मैंने बताया कि इस ट्रेकिया से पहले जो है यानी इसकी बिल्कुल स्टार्ट में जो है वो एक बॉक्स होता है जिसको आप लैरिंग्स या साउंड बॉक्स कहते हैं, जिसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं। अगर आप ऊपर से झांकें, ठीक है, तो इसके अंदर लैरिंग्स के अंदर इस तरह के आपको 2 वोकल कॉर्ड्स नज़र आएंगे। अब इनकी मूवमेंट होती है इस तरफ,
तो ये आपस में मिलते हैं फिर दूर जाते हैं, इसके थ्रू जो है हमारे पास साउंड जनरेट होता है। तो इन वोकल कॉर्ड्स का काम है ये साउंड प्रोड्यूस करता है। जो लैरिंक्स की ओपनिंग है उसको हम ग्लॉटिस का नाम देते हैं और उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है जिसको आप एपिग्लॉटिस कहते हैं, ठीक है। अगर इसको मैं इस तरह से देखूँ तो ये ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के अंदर ये हमारे पास लैरिंग्स है, ये बॉक्स है, ठीक है। इसकी जो ओपनिंग है ये ग्लॉटिस है। अच्छा, यहाँ पर जो है ये एक अदद लिड होगी, ठीक है। उस लिड का काम ये होता है कि जब खाना आता है तो ये लिड जो है ये इस लैरिंग्स को कवर कर देती है। जब ये लैरिंग्स कवर हो जाता है तो फिर पीछे वाला जो पैसेज है जिसको आप इसोफेगस कहते हैं, तो खाना जो है वो सिर्फ इसमें जाएगा। मैं ये एक अच्छी इमेज के थ्रू जो है वो दिखाऊंगा। तो ये जो ओपनिंग है लैरिंग्स की ये ग्लॉटिस है और इसके ऊपर ये जो लिड है, ये जो कवरिंग है, ये एपिग्लॉटिस है। और इस एपिग्लॉटिस का काम ये है कि इसको स्वेलोइंग के दरमियान, जब खाना हम निगलते हैं तो उसके दरमियान जो है ये इसे कवर करती है ना। तो ड्यूरिंग स्वेलोइंग जो भी खाना है या पानी है, जब हम वो निगल रहे होते हैं तो एपिग्लॉटिस जो है वो करीब आ जाता है और ग्लॉटिस को कवर कर देता है, और ताकि खाना जो है वो इस पाथवे के अंदर ना जाए, क्योंकि ये खाने के लिए नहीं बना हुआ। अच्छा, इसके अलावा जो ट्रेकिया है उसके ऊपर अगर आप देखें तो सी शेप आपको कार्टिलेजेस मिलेंगी। इन सी शेप कार्टिलेज का काम ये होता है कि जब एयर वापस जाती है, एयर जब ट्रैकिया से बाहर जाती है, यानी जब हम एक्सपायरेशन करते हैं, जब सांस बाहर छोड़ते हैं, तो जब एयर जा रही होती है तो ये एयर जो है ये ट्रैकिया की दीवारों को खींचती है अपनी तरफ, इधर से भी और इधर से भी। अगर ये रिंग्स ना लगे हुए हों तो ट्रैकिया कोलैप्स हो जाएगा, ट्रैकिया की दीवारें एक दूसरे से चिपक जाएंगी। तो ये जो रिंग्स हैं, सी शेप रिंग्स, इनका काम ये होता है कि ये इसको कोलैप्स होने से बचाता है। इसके बाद आता है हमारे पास ब्रोंकाई। जो ट्रैकिया है वो आगे जाकर डिवाइड होता है दो पार्ट्स के अंदर, एक दोनों को हम ब्रोंकाई कहते हैं, ये राइट ब्रोंकस है, लेफ्ट ब्रोंकस। ये आगे जाके फर्दर डिवाइड होता है थोड़े छोटे ब्रोंकाई के अंदर, फिर ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड होता है। तो ट्रेकिया जो है वो सेंटर के अंदर है, थॉरैक्स के, वो बाइफरकेट करता है, डिवाइड होता है दो स्मॉलर पाइप्स के अंदर, दोनों को ब्रोंकाई का नाम देते हैं। ब्रोंकस के ऊपर भी जो है हमारे पास सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स मौजूद होता है, यानी ना सिर्फ ट्रैकिया के ऊपर बल्कि ब्रोंकाई जो है उनके ऊपर भी ये कार्टिलेज वाले रिंग मौजूद है। ब्रोंकाई जो है वो दोनों लंग्स के अंदर एंटर होते हैं, राइट वाला राइट में, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, और जब ये एंटर होते हैं तो उसके बाद फर्दर डिवाइड होते हैं स्मॉलर डक्ट्स के अंदर, और उसके बाद ब्रोंकियोल्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। ब्रोंकियोल जो है ये बहुत थिन ट्यूब होती है, और ब्रोंकियोल्स की भी फर्दर डिविजन्स होती हैं, बहुत सारी डिविजन्स होती हैं ब्रोंकियोल्स की, और उसके बाद फाइनली जो है ये ओपन होता है एयर सैक के अंदर, जिसे आप एल्वियोलाई का नाम भी देते हैं। तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस तरह से जो ब्रीदिंग है उसका प्रोसेस जो है वो कंट्रोल किया जाता है।